नमस्ते। सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भारत के इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में है। और ऐसे भी जानते हैं कि सीजीपीएससी एक बड़ा सिलेबस है, उसका बड़ा एक सब्जेक्ट है। प्राचीन भारत, मध्य भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब पढ़ने पड़ते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से 7 से 8, 7 से कभी 10, तो कभी प्रश्न संख्या कम ज्यादा होता है। मगर साथ में भारत के इतिहास को अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी थोड़ा सा ठीक से समझना मुश्किल होगी। तो प्रश्न यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसमें प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके लिए हमने इसके पहले भी जैसे भारत के संविधान को लेकर मैंने लेक्चर किया हुआ है ऑलरेडी, कई संभावित प्रश्न की श्रृंखला के रूप में। भारतीय दर्शन को लेकर मैंने, भारतीय कला और संस्कृति को लेकर मैं जो उसमें बहुत सारे प्रश्न मैंने कवर किया है। तो उसी क्रम में आज से हम इसमें जो भारत के इतिहास से संबंधित जो संभावित प्रश्न की एक श्रृंखला एक शुरुआत कर रहे हैं। और उसमें आज का हमारा जो लेक्चर है ये पहला लेक्चर है। तो इसमें मेरा पर्पस ये होगा एक्चुअल में, तो जैसे बताया मैंने, हमारा जो परंपरा रही है इसमें कि हम पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर उसमें मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या फिर कथन कारक से संबंधित है, उनको कवर करेंगे। तो ये तो एक सामान्य बातें हो गई। अब इसमें इतिहास को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इतिहास की पर्टिकुलरली भारत के जो इतिहास के जो उनके जो क्रोनोलॉजी है वो क्लियर होना चाहिए। क्रोनोलॉजी क्लियर होने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले कौन सी घटना हुआ, मीन्स जैसे कि पाषाण काल पहले आया, उसके बाद फिर ताम्रपाषाण काल आया, उसके बाद फिर उसमें हड़प्पा काल आया, उसके बाद उसमें महापाषाण काल आया, उसके बाद उसमें वैदिक काल आया, उसके बाद उसमें महाजनपद काल आया, उसके बाद उसमें मौर्य काल आया, उसके बाद उसमें मरणोत्तर वाला काल आया, फिर उसमें गुप्त काल आया, उसके बाद फिर गुप्तोत्तर काल आया, उसके बाद फिर पूर्व मध्य काल आया। तो ये एक्चुअल में एक क्रोनोलॉजी है भारत के इतिहास का। अगर ये क्रोनोलॉजी अगर बिल्कुल क्लियर है तो इतिहास को समझने में आसानी होती है। तो इसी बात को साथ में मुझे इंडिकेट करते चले जाना है। तो साथ में ये भी समझना है कि भारत का राजनीतिक इतिहास किस तरह से है, भारत का आर्थिक इतिहास किस तरह से है, और सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास किस तरह से है। तो इस तरह से अगर उनको 4 भागों में अगर बांट दिए इतिहास को, तो उसमें तथ्यों को याद करना हमारे लिए आसान हो जाता है। देखो, इतिहास को समझने का एक अच्छा तरीका यहां हो सकता है कि राजनीतिक इतिहास मीन्स उनके राज्य, राजवंश, उनके राजा और उनके कार्य और उनका प्रशासन, इनको पढ़ा जाए राजनीतिक जीवन के रूप में। उसके बाद इसकी आर्थिक जीवन के रूप में उनकी कृषि, उनके पशुपालन, उनकी शिल्प और उद्योग, उनके व्यापार और वाणिज्य, मुद्रा और उसमें नगरीकरण, अर्थव्यवस्था में इतनी बातें पढ़ी जाती है। उसके बाद वैसी सेम इसमें सामाजिक जीवन में, तो सामाजिक जीवन में समाज का स्वरूप कैसा है, उनका समाज की जो संरचना किस प्रकार की है, उसमें क्या वर्ण है, क्या उसमें जाति है, क्या उसमें आश्रम व्यवस्था है, उसमें विवाह की क्या व्यवस्था है, उसमें संस्कार की क्या व्यवस्था है, ठीक है, उसमें उनकी परंपरा किस प्रकार से रही है, उनमें महिलाओं की स्थिति क्या रही है, उनमें दासों की स्थिति, दास क्या है या उनकी स्थिति क्या रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एक सामान्य तरीका है एक्चुअली सामाजिक जीवन को पढ़ने का। इसके बाद इसमें सांस्कृतिक जीवन जब जाएंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है उनका सबसे पहले धर्म की बातें। धर्म किस तरह का उनका, उनके दार्शनिक विचार किस तरह के हैं, या उनके देवी देवता किस प्रकार के हैं। तो ये एक्चुअल उनकी, और साथ में कुछ शिल्पकारी वगैरह है, उनके कुछ साहित्य है, उनके उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किस तरह से हुआ है। तो ये सब एक्चुअल में क्या हुआ उनका सांस्कृतिक जीवन। तो एक्चुअल में भारत के इतिहास में हम इन 4 ही सेगमेंट को पढ़ने होते हैं मुख्य रूप से। तथ्य को हमें इसी के साथ में पिरो करके पढ़नी है। तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास, इसी से संबंधित प्रश्न चाहे प्रारंभिक परीक्षा में हो चाहे वह मुख्य परीक्षा में हो, ये पूछते रहते हैं। तो इनको सही क्रम में समझना है हमें, और साथ में प्रश्न को हमें सॉल्व भी करना है। तो अभी तो मैं इसमें जो संभावित प्रश्न की श्रृंखला के बेसिस पर डिस्कस कर रहा हूं। तो भविष्य में इस प्रकार से कई परिस्थितियां बनी तो इनको भी डिस्कस करेंगे। तो इसी क्रम में सबसे पहले सीधे हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न की तरफ में ये है, और अभी इसमें मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन है उनको कवर किया हुआ है।
तो ये प्रश्न जो है आपके सामने है। देखो ये अभी मैंने इस लेक्चर में बहुत सिंपल जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको कवर किया हूं मैंने, बिल्कुल सिंपल फैक्ट्स हैं। हाँ, मगर ये ऐसे हैं जो सीजीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि सीजीपीएससी कई बार जो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा होता है, और फैक्चुअल क्वेश्चन मगर बहुत टिपिकल होते हैं तो प्रश्न बनते नहीं है। अब चूंकि मैं लंबे समय से इतिहास को पढ़ा रहा हूँ, लगभग 14 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गया है, और इतिहास को खुद पढ़ते हुए पढ़ाते हुए तो मुझे करीब करीब अब 18-20 साल करीब हो गए हैं ओवरऑल में देखा जाए तो लंबे समय तक मैं क्वेश्चन को देखते रहा हूँ। तो सीजीपीएससी का, यूपीएससी का, बाकी सही पैटर्न में तो प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, ये इसके बेसिस पर मैंने खुद ये कुछ प्रिडिक्ट किया हो एक प्रकार से। तो जैसे कोई पहला जो प्रश्न है, अब पहला जो प्रश्न है इसमें, अभी जो पहला जो प्रश्न है ये जो है भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व मतलब किसकी बात कर रहे हैं? देखो पुरातत्व का मतलब ये होता है, पुरातत्व का मतलब ये होता है, देखो इतिहास को जानने का जो है दो बेसिक सोर्स होता है जिससे हम इतिहास को जानते हैं। मतलब इतिहास को जानने के स्रोत कहते हैं, और इतिहास के जानने के स्रोत का मतलब ये होता है या तो कुछ पुरातन जो अवशेष है, पुरातन जो अवशेष, उससे जान सकते हैं इतिहास के बारे में, कि पुराना कोई खंडहर मिल जाएगा तो कहेंगे कि हमारे पूर्वज रहते थे, कोई पुराना सिक्का मिल जाएगा तो कहेंगे पुराने लोग ऐसे सिक्के प्रयोग करते थे। तो उस पुरातन अवशेष या पुरातात्विक साक्ष्य जिनको कहते हैं। दूसरा इसमें क्या है? साहित्य, साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य का मतलब क्या हुआ? जैसे कि वेद हो गया, पुराण हो गया, कोई उपनिषद हो गया, रामायण है, महाभारत है, या कोई कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वो सब क्या है? साहित्य है, उस समय लिखा गया था, उसमें जानकारी मिलती है हमें। तो इस तरह से क्या है, जानकारी के दो स्रोत होते हैं। तो उसी में कह रहे हैं, जो पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे हैं, तो उसी में कह रहे हैं कि भारत में पुरातात्विक जो पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है पीएससी का या फिर यूपीएससी का। हालांकि यूपीएससी में अब इस तरह का प्रश्न नहीं पूछते हैं, मगर पीएससी में ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने जानबूझकर इस बिल्कुल शुरुआत करना था, इसीलिए मैंने ये प्रश्न रख रखा है। तो जैसे कि जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व जनक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये एक्चुअल में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, ये भारत में एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था। ये बहुत अच्छे जो है पुरातत्व शास्त्री भी हुआ करते थे, पुरातन चीजों की अच्छी समझ रखते थे ये, ठीक है। और इनकी मार्गदर्शन में जो है 1861 में 1861 में जो है भारत में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो अभी वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जितने भी पुरातन अवशेष है हमारे, उनको देखरेख करने वाला, संरक्षित करने वाला, यही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। तो उत्तर तो आएगा हमारा डी। मगर इसके साथ साथ हमें जो है, जैसे कि जॉन मार्शल है, इनको भी थोड़ा जान लेना है। जॉन मार्शल बेसिकली जो है 1921 में जिस समय हड़प्पा को खुदाई हो रहा था, तो एक्चुअल में इसके ही मार्गदर्शन में देखा जाए, इनके ही मार्गदर्शन में जो है हड़प्पा की खुदाई हुआ था। और 1924 में लंदन में जाकर के जॉन मार्शल ने घोषणा किया कि भारत में जो है एक ऐसे कोई प्राचीन सभ्यता की खोज हुई है जो बहुत पुराने हैं, कई हजार वर्ष पुराने हैं, जिनको नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। 1924 की बात कर रहा हूं मैं, ये 1924 की बात कर रहा हूं। तो जॉन मार्शल जो है उससे जुड़े रहे हैं, मतलब ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक भी हुआ करते थे उसी समय। उसके बाद फिर जो है मार्टिमर व्हीलर, ये मार्टिमर व्हीलर एक्चुअल में जो है ये जर्मन इतिहासकार था। भारत में, भारत के इतिहास के बारे में उसने काफी कुछ लिखा। और एक बहुत इनका जो है एक विचार ऐसा कि जो आर्य भारत आए थे, आर्य मतलब वैदिक आर्य की बात कर रहा हूं, उसने हड़प्पा वासियों पर आक्रमण किया था, इसी का दिया हुआ सिद्धांत है मार्टिमर व्हीलर। और उसमें से एक जो है जेम्स प्रिंसेप, ये जेम्स प्रिंसेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ये एक्चुअल में वो पर्सन है जिन्होंने जो है 1837 में, 1837 में जो सम्राट अशोक के जो लिपि है, ब्राही लिपि, जो उनकी शिलालेखों में स्तंभलेखों में जो प्राप्त हुआ था, उनको पढ़ने में सफलता पाई थी जेम्स प्रिंसेप। उनको भी ध्यान में रखना है। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अब यहां से जो है मैं सबसे पहले जो है जो पाषाणिक काल है उस तरफ आगे बढ़ रहा हूं। देखो भारत के इतिहास में जो है कालखंड को अगर देखें हम बांटे, तो एक तो सामान्य कह देते हैं जो भारत की इतिहास है,
जो भारत के इतिहास है इनको तीन भागों में बांट दिए, सामान्य वर्गीकरण। एक प्राचीन में कह देते हैं, एक मध्य वाला कह देते हैं, और एक आधुनिक भारत। मगर ये तो बहुत ब्रॉड वे में हो गया, मगर इसको ऐसा ना करके अगर इनको सही तरीके से समझा जाए तो जैसे कि प्राचीन भारत में सबसे पहले कालखंड जिनको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक में जो है इसमें पाषाण काल, पत्थर का प्रयोग करते हैं उस वाले काल की बात कर रहा हूं। फिर उसमें ताम्र प्रसारण काल, मतलब तांबे और पत्थर का प्रयोग करने वाले। उसके बाद इसी क्रम में आगे तो प्रागैतिहासिक काल में मुख्य रूप से यही आया। उसके बाद अगला जो खंड होता है इसमें दूसरा क्रम, मतलब पुराने से नए के तरफ दूसरा खंड हो गया इसमें हड़प्पा काल। हड़प्पा काल, या फिर इसको ऐसा ना करके इनको जो है कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, और इसमें क्या होता है एक हड़प्पा, माता हड़प्पा को यही तक सम्मिलित करते हैं। हालांकि इसमें जो है पूर्व जो वैदिक काल है उसको भी हम इसी में सम्मिलित कर लेते हैं इस प्रकार से। मगर इसके साथ साथ इसी कालखंड में जो है और जो जुड़ा होता है वहां है इसमें साथ में, इसमें जो है इधर से आगे बढ़ के इसमें जो है जो ताम्रपाषाणिक है, ताम्रपाषाणिक। तो एक प्रकार से ताम्रपाषाणिक अगर देखा जाए तो उसमें ये ताम्रपाषाणिक ऐसा यहां ना करके इनको हम, चूंकि इसकी कोई लिपि प्राप्त नहीं हुआ है और इसीलिए जो है इनको हम यहाँ प्रागैतिहासिक काल में कंटिन्यू में ये ताम्र पाषाणिक इस तरह से। और उसके बाद इसी क्रम में आगे चल करके जो है इधर आता है मेगालिथिक या फिर महापाषाणिक, जिनको कहते हैं, जिनको कहते हैं महापाषाणिक। और इसके बाद का जो क्रम है, इसके बाद फिर जो क्रम होता है वहां होता है फिर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल में जो है यहां शुरुआत मान के चलिए वैदिक से लेकर के वैदिक काल में से। तो एक्चुअल में भारत के जो शुरुआती दौर पे जो इतिहास है हमारा, तो एक प्रागैतिहासिक काल जिसके में कोई लिपि वगैरह प्राप्त नहीं हुआ है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें हड़प्पा है जिनकी हमें लिपि प्राप्त हुआ है, और उसके बाद में ऐतिहासिक काल जिनकी लिपि प्राप्त भी हुआ है मगर जिनको हम पढ़ भी चुके हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे शुरुआती जो इतिहास है भारत का, हम उनको इस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। तो इनमें पाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिलेंगे हमें, वहां उस समय लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, उनके औजार और हथियार कैसे रहते थे, उनके बारे में। फिर ताम्रपाषाण काल, मतलब जिस समय मानव जो है तांबे और पत्थर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो उस कालखंड की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर आद्य ऐतिहासिक काल, तो उसमें एक हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता जानते हैं, वो नगर बन गया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो। मगर इसके समानांतर ही जो है ताम्रपाषाणिक भी चले हुए हैं, ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। आहार है, बनास है, गिलूद, इस तरह का कुछ वैसी महापाषाणिक संस्कृति के लोग जो अपने पूर्वजों के, अपने शवों को ढकने के लिए बड़े बड़े पत्थर का जो है प्रयोग करते थे, इसीलिए इनको मेगालिथिक बिल्डर भी कहते हैं। तो भारत के इतिहास में जो क्रोनोलॉजी है वो शुरुआती दौर पे वैदिक से पहले इस तरह की रही है। तो मैं ऐसे संकेत करता चला जाऊंगा जिससे भारत की पूरी इतिहास की जो क्रोनोलॉजी है, जो क्रम है, आपके दिमाग में यहां भी क्लियर हो जाए। अब इसी से संबंधित और इसी के साथ साथ बिल्कुल इसमें स्टेप बाय स्टेप करके हम यहां से क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो अब प्रश्न ये है हमारे पास में कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है। देखो, मानव के इतिहास के बारे में बताऊं तो सबसे पहले जो सबसे पूरे विश्व में अगर कहा जाए मानव के सबसे पुरातन जो अवशेष मिले हैं वो अफ्रीका में मिले हुए हैं। और भारत में जो है सामान्यतः नदी घाटी में मिलेंगे। नदी के पास, नदी घाटी मतलब क्या है, गुफा है, वही निवास करते थे प्रारंभिक काल में मानव जो है। तो उसमें जो है तीन गुफा, तीन पहाड़ियों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर। एक नीलगिरी की पहाड़ी, जानते हैं इस तरफ पश्चिमी और पूर्वी घाट, मतलब इस तरफ जो भारत के ये क्षेत्र है पूर्वी और पश्चिमी घाट, तो ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी और पश्चिमी घाट, इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी है। तो यहाँ पर तो नहीं मिलता था ये, यहाँ पर मानव के जो मानव के सर्वप्रथम साथ यहाँ पर नहीं मिले। हालांकि और भी अधिवास मिले हैं, वहां निवास करते थे, मगर बात के है शिवालिक की पहाड़ी, तो ये जानते हैं शिवालिक की पहाड़ी यहाँ पर हिमालय में है, तो यहाँ पर भी नहीं मिले हैं। एक्चुअली में सही उत्तर है इनका नर्मदा नदी घाटी में। नर्मदा नदी जानते हैं, इस तरफ ये जो नर्मदा नदी है यहाँ पर, यहाँ जो नर्मदा नदी है इसके इस पार जो है एक आदमगढ़, एक भीमबेटका करके जगह है, इसमें एक भीमबेटका करके है, यहाँ पर एक भीमबेटका
भीमबेटका, भीमबेटका है। और साथ में इस तरफ जो है जो आदमगढ़ करके एमपी में, ये जो है बहुत पुराने स्थल है ये, जहां पर मानव के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा हमारा? डी, सी। ये हो गया उत्तर हमारा सी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल है? देखो जैसे बताया मैंने कि पाषाण काल होता है, मगर इसी में से अगर जाएंगे तो जो पाषाण काल है, जो पाषाण काल बताया मैंने, इस पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। उसमें उनके औजार में जो तकनीकी परिवर्तन हुआ और उसकी जलवायु में जो परिवर्तन हुआ, उसके बेसिस पर इनको 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं पूरा पाषाण काल, मतलब सबसे पुराना वाला। फिर उसके बाद में मध्य पाषाण काल, थोड़ा बीच वाला। दूसरे बाद में नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का मतलब क्या हुआ? ये सबसे पुराना है, जिनमें से कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद में उच्च पूरा पाषाण काल, ऐसी भी कहते हैं। इस समय मानव जो है केवल शिकार करता है, खानाबदोश जीवन है। मध्य पाषाण काल में वहां जो है शिकार करना भी शुरू की, शिकार तो करता ही है, खानाबदोश इन द सेंस पशुपालन भी करना शुरू कर दिया मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल में वहां खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया है। तो एक्चुअली पहले तो बिल्कुल शिकारी के रूप में है, खानाबदोश आखेट करने वाले हैं। उसके बाद फिर यहाँ जो है वहां पशुपालन करना शुरू कर दिया शिकार के साथ साथ, और नव पाषाण आते तक वहां जो है खेती करना शुरू कर दिया, मतलब बस्ती बस्ती बसाना शुरू कर दिया है। तो ये एक्चुअली परिवर्तन है, एक प्रकार से ये एक तरह से परिवर्तन है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण में मुख्यतः गुफाओं में रहते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा बाद में जो है गुफा के बाद नदी घाटी में आए, फिर वहां से पठारी क्षेत्र में आए, फिर वहां से मैदानी क्षेत्र में, और वहां खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए। तो ये एक्चुअली परिवर्तन है मानव विकास का इस क्रम में। अब इसी से संबंधित प्रश्न है हमारे पास में। प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण मतलब इस वाले खंड की बात करें, और ये बहुत पुराना है, लगभग 2.5 लाख वर्ष पहले, मतलब समझो कि ईसवी सन से लगभग 2.5 लाख वर्ष पहले जो है ये शुरुआत हुआ, ऐसे कहते हैं। तो वहां से शुरुआत हुआ मानव की इतिहास। अब पूछ रहे इनमें से कौन सी स्थल है? देखो ये बुर्ज जो कह रहा है, ये एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर जो है मानव कंकाल के साथ में एक कुत्ते का भी कंकाल मिला है। इसका मतलब ये है कि वो कुत्ते को, मानव को जो कुत्ता अच्छा प्यारा रहा होगा, पालतू रहा होगा, इसका मतलब कुत्ते को पालतू बना चुके हैं। इसका मतलब वो मध्य पाषाण काल का है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरुआत हुआ था। अब चाहे कुत्ते हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गाय, चाहे घोड़े, किसी को पालन करे, मगर पालन तो करना शुरू कर दिया ना। तो ये एक्चुअल में क्या है, बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में है, ये एक मध्य पाषाण काल का है। ये पूरा का नहीं है, तो ये तो नहीं आने वाला है। उसके बाद भीमबेटका जैसे कह लेते हैं, भीमबेटका एक्चुअल में जो है इस तरफ जो एमपी है, एमपी में जो नर्मदा नदी है उसके घाटी में ऊपरी क्षेत्र में क्या है, भीमबेटका हुआ करता था। अब इसके दक्षिण में जो है यहाँ पर आदमगढ़, ये बहुत महत्वपूर्ण पाषाणिक स्थल है। भीमबेटका में बहुत रंगीन चित्र मिला है, उनके गुफाओं में बड़ी मात्रा में रंगीन चित्र मिला हुआ है। अब भीमबेटका को इसीलिए जो यूनेस्को उन्होंने विश्व विरासत की सूची में इनको सम्मिलित भी किया है भीमबेटका को, मगर ये भी जो है वो पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है। नेवासा, नेवासा तो बहुत बात का है। नेवासा महाराष्ट्र में, इस तरफ जो जो महाराष्ट्र वाला जो ऊपरी हिस्सा है, वहां पर नेवासा हुआ करता था, मगर ये बहुत बात का है। सबसे पुराना जो साक्ष्य मिलता है मानव के निवास का पूरा पाषाण काल में, वो है सोहन या फिर सोहन नदी घाटी। ये सोहन और सोहन नदी घाटी जो कह रहा हूं, ये एक्चुअल में इस तरफ यहाँ जो सिंधु नदी है, सिंधु, और उनकी जो सहायक नदी है झेलम, उनकी एक छोटी सहायक नदी हुआ करता था जम्मू कश्मीर में। ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में जो है यहाँ पर सोहन नदी जो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर और वहां फिर पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ जाती है। तो वही जो है मानव के पूरा पाषाण काल के मानव के सबसे पुराने स्थल रहे हैं। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? बी, सोहन नदी घाटी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल है? देखो मध्य पाषाण काल में जैसे बताया मैंने, उसमें पशुपालन के साक्ष्य वही मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ है। तब इसमें से कह रहे कौन से स्थल है ये? ठीक है, और उनमें देखो ये जो कायथा, आहार और नौदा टोली, ये 3 नाम यहां पर दे रखे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो पाषाण काल है, पहले पाषाण काल, उसके बाद फिर
उसमें ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण, तो ताम्रपाषाण काल में जो है कई उनके बस्तियां जो तांबे और पत्थर का प्रयोग करते थे, मगर इसके पहले कोई तांबे का प्रयोग तो नहीं करते थे, इसीलिए उनको पाषाण काल कहते हैं। मगर जिस समय मानव ने तांबे और पत्थर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तब उसे कहा गया ताम्रपाषाण काल। तो भारत में ऐसे कई जगह मिले हैं, कई साक्ष्य मिले हैं जहां पर वो साक्ष्य जो है तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे उसमें बनास है राजस्थान में, आहार है राजस्थान में, वैसे जो है गिलूद है राजस्थान में, इस तरफ मालवा मध्य प्रदेश में, वैसे इस तरफ जोरवे इस तरफ में महाराष्ट्र में, ऐसे कई स्थल है। मगर वो सब स्थल कैसे है, वो ताम्रपाषाणिक है, जो तांबे और पत्थर का प्रयोग करने वाले लोग रहते हैं वहां पर। अब इसी में पूछ रहा है मध्यपाषाण स्थल, तो जो कायथा जैसी है यहाँ पर, कायथा, आहार, नौदा टोली, ये सब के सब एक्चुअल में ताम्रपाषाणिक स्थल है। ये ताम्रपाषाणिक स्थल है, मतलब तांबे और पत्थर का प्रयोग करने वाले ये लोग यहाँ पर रहते थे। एक बार भीमबेटका ये है, भीमबेटका, भीमबेटका बेसिकली क्या है, वहां एक गुफा है बेसिकली, नर्मदा नदी घाटी में एक गुफा है, बड़ी गुफा है, और वहां पर बहुत पुराने समय में लोग वहां पर रहते थे। उसमें बहुत सारी चित्रकारी किया गया है, रंगीन पेंटिंग किया गया है, और इसीलिए जो है इनको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया है। ये जो है मध्यपाषाणकालीन स्थल हुआ करता था। उत्तर आएगा हमारा इसमें डी, भीमबेटका। अगला प्रश्न, पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार, मतलब पुरातन जो अवशेष है उनके अनुसार कह रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन का प्रारंभ कहां से प्रारंभ हुआ था, मतलब किस कालखंड की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया अभी जो है पूरा पाषाण काल को हम तीन भागों में बांटते हैं, एक निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। मगर एक्चुअल में किसका है ये तो पूरा पाषाण काल का है ना, ये पूरा पाषाण काल का है। जिस समय मानव क्या काम करता है, वहां शिकार करता है और बस कंदमूल फल इकट्ठा करता है, मतलब खाद्य संग्राहक है ये, खाद्य संग्राहक और शिकार करने वाला। वो कोई पशुपालन नहीं करता है उस समय। पशुपालन एक्चुअल में जो है आगे मध्य पाषाण काल में, लगभग कहते हैं कि 4000 ईसा पूर्व के आसपास शुरुआत हुआ था। मानव वहां सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया था, और कुत्ते को आज तक हम पालते आ रहे हैं। हमको पालते हैं या फिर कुत्ते को हम पाल रहे हैं वो तो बात की बात है, मगर हाँ कुत्ते को जो है हम आज तक पालते आ रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये शुरुआत कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में ये शुरुआत हुआ था। और नव पाषाण काल में हम खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए, तो बहुत स्वाभाविक ही डेवलपमेंट रहा है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, डी, मध्य पाषाण काल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अब ये जो प्रश्न है, अब यहाँ पर नवपाषाण युग में, मतलब नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं, और नवपाषाण काल का मतलब इस बात को समझना है हमें कि उस समय मानव खेती करना शुरू कर दिया है, ठीक ठाक मात्रा में खेती करता है। हालांकि अभी भी उनके जो औजार है, कृषि के उपकरण जो है पत्थर से ही बने हैं, पत्थर और लकड़ी। वहां कोई तांबे का प्रयोग कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोहे का प्रयोग तो अभी हुआ ही नहीं है, वो तो बहुत बात की बात है ये। अब ये कह रहे हैं नवपाषाण युग में, और नवपाषाण युग का मतलब लगभग लगभग में 10,000 BC के आसपास से कहते हैं, 10,000 ईसा पूर्व के आसपास से मान के चलिए। इनको हम ओवरऑल में जो है कह सकते हैं कि इनको हम 6,000 BC के आसपास तक ले सकते हैं, 6,000 BC, 6,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। अब कुछ लोग तो इनको और आगे 3,000 BC कहते हैं, 3,000 BC कहते हैं, 3,000 ईसा पूर्व तक। ये घटनाक्रम, ये समय है, टाइमलाइन आगे पीछे होता रहता है, कोई एक मान्यता नहीं है इनमें ये। अब कह रहे हैं नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में किस स्थान से कृषि के साक्ष्य, कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य का मतलब क्या हुआ भाई, कोई अनाज के साक्ष्य मिल गया, तो उसी में पूछ रहा है कि कौन से स्थल है। देखो एक देखा है भीमबेटका, भीमबेटका में जो है ठीक बहुत पुराने जो है वहां पर उसमें स्थल है, वहां पर जो है लोग वहां पर रहते थे। गुफा मतलब शैल चट्टान, वहां पर आश्रय उनको मिलता था, इसलिए उनको शैलाश्रय भी कहते हैं ये। मगर वो जगह नहीं है, ठीक है, जहां से हमें कृषि का साक्ष्य मिला हो, भीमबेटका वो जगह नहीं है। बालाकोट ये पाकिस्तान में है, यहां पर मिले हैं मगर बहुत बात के हैं। सिंगरपुर तो जानते हैं छत्तीसगढ़ में रायगढ़ है, और वहां पर हमें जो है वो बात के मिले हुए, मगर खेती के साक्ष्य नहीं मिले हैं वहां पर। एक ये जगह है मेहरगढ़,
ये एक्चुअली मेहरगढ़ जो है, ये जो पाकिस्तान पाकिस्तान में इधर जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, बलूच वाला एरिया है, वहां पर मेहरगढ़ करके हुआ करता था, अभी भी स्थल है। अब ये यहाँ पर जो है करीब 7,000 ईसा पूर्व पहले, 7,000 ईसा पूर्व में इस समय के वहां पर जो है कुछ जौ उनके साक्ष्य मिलते हैं, मतलब अनाज के साक्ष्य मिले हैं हमें। ये इंडिकेट करता है कि मानव जो है 7,000 ईसा पूर्व के आसपास में खेती करना शुरू कर चुका था। और इसके साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ से। हालांकि जब भारत की जब बात करेंगे तो भारत में जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, यहां पर हमें चावल के साग मिलते हैं। ये सब एग्जाम में पूछे हुए कई बार। तो कोल्डी हवा जो है भारत में पहला पहला स्थल है जहां से हमें साक्ष्य मिलते हैं कृषि करने के, और कृषि में पर्टिकुलरली किसका? चावल के उत्पादन के। मगर मानव जो है सबसे पहले उत्पादन जिस चीज को शुरू किया था अनाजों में, वो जौ हुआ करता था। और इसीलिए जौ को आज भी हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। यज्ञ हवन जब करते हैं तो उसमें समाता जौ अक्सर मिलाते हैं हम ये, और यही उसका बेसिक कारण है कि जौ हमारा सबसे पहले उत्पादन किया गया अनाज था, इसीलिए। तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा? बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, जैसे मैंने बताया यहां पर क्या है, प्रश्न क्या है? भारत में मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज निम्नलिखित में से कौन है? देखो अभी जैसे बताया मैंने, तो सबसे पहले मानव जो है जिस अनाज का उत्पादन किया था वो जौ था। इसीलिए आज भी जो है यज्ञ हवन पूजा पाठ जब होते हैं तो उसमें ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में यज्ञ उसमें जौ का उत्पादन नहीं भी हो तो उसमें दुकान से लेकर उसमें जौ मिलाते हैं, वो उसमें हवन कुंड में वो मिलाने के यूज करते हैं, उसमें ये वो इसी कारण से है ये। तो उत्तर क्या होगा हमारा? जौ, सी। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक, ये फिर कभी कभी इनको जो है, कभी कभी इसी को जो है कैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है। ये चालकोलिथिक या फिर कैल्कोलिथिक। अब इनको समझ लेते हैं कॉन्सेप्चुअली। देखो जैसे बताया मैंने जो है कि सबसे पहले क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल हो गया, पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद में मध्य पाषाण काल, उसके बाद फिर नवपाषाण काल। मगर ये सब के सब क्या है? ये केवल पत्थर का प्रयोग करने वाले लोग हैं। ये औजार हथियार इनके केवल पत्थर से बने हुए हैं। मगर इसके बाद के कालखंड में, इसके बाद के कालखंड में जो है वहां तांबा प्लस पत्थर, इन दोनों का प्रयोग करने वाले लोग लोग हुए। इसके बेसिस पर ही इनको कहा गया, इनके बेसिस पर ही कहा गया इनको ताम्र, इनके बेसिस पर ही कहा गया इनको ताम्र पाषाणिक, ताम्र पाषाण काल। इसका मतलब ये कि मानव सबसे पहले किस धातु को प्रयोग किया है? तांबे का प्रयोग किया है। और इसी वजह से आज भी जो है हम तांबे को बहुत पवित्र मानते हैं। कहीं भी पूजा पाठ होता है तो उसमें तांबे की लोटा में पानी देने की बात करते हैं, फूल भी जो है तांबे की प्लेट में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो इसी यही कारण है ये। तो ये जो पहला जो धातु मानव ने जिसका प्रयोग किया वो क्या है? तांबा है। तो अब तांबे और पत्थर को मिलाकर उसने हथियार बनाना शुरू कर दिया। अपने जो उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनके लिए भी उसने तांबे और पत्थर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनके आभूषण भी जो है किससे बनेंगे? वह तांबे और पत्थर से बनेंगे। जबकि पहले उनके आभूषण किससे बनते थे? केवल पत्थर। पत्थर ठीक है, पूर्व पाषाण काल में ऐसी क्रोड वाला जैसी पत्थर मिला उसी को हथियार के रूप में शिकार करने के लिए प्रयोग किया। मध्य पाषाण काल में तो तकनीकी विकास किया, तराशना शुरू किया, घिसना शुरू किया। ठीक है, उसने छुरी बनाना शुरू कर दिया, प्लेट बनाना शुरू कर दिया, छेदने वाला, ठोकने वाला, काटने वाला, छीलने वाला। फिर नवपाषाण काल में तो बिल्कुल छोटे छोटे उपकरण बनने शुरू हो गए। तीर बनाना है तो लकड़ी के डंडे में जो है सामने नुकीला सा पत्थर का एकदम नुकीला हिस्सा लगा दिया, तो क्या बन गया? उनके लिए तीर बन गया। तो बाद का डेवलपमेंट है ये, वो नवपाषाण काल का है। तो इस प्रकार से अब उसके बाद में यहाँ पर तो है तांबे और पत्थर का प्रयोग करना शुरू हो गया। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो तांबे और पत्थर का प्रयोग करने वालों मतलब ताम्रपाषाण काल, इसको जो है कैल्कोलिथिक या फिर चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। तो चैल्कोलिथिक या फिर चालकोलिथिक मतलब कौन से युग की बात कर रहे हैं?
ये ताम्रपाषाण युग की बात कर रहा है। उत्तर कौन सा होगा हमारा? सी। अब देखो यहां पर तांबे का तक यहां तक पहुंच गए हैं, मगर आगे चल करके तांबे के साथ में एक नई धातु खोज होगा जिनको बोलते हैं टीन, और इसके साथ तांबे को मिलाकर के, इनके साथ तांबे को मिलाकर के एक नई धातु बनाएंगे। तो नई धातु कौन सा बन गया? कांसा। और कांसे के बेसिस पर एक नई संस्कृति का विकास होगा, फिर एक नई संस्कृति या नई सभ्यता का विकास हुआ जिनको बोलते हैं हम हड़प्पा सभ्यता, जिनको बोलते हैं हम हड़प्पा। तो इस प्रकार से क्या है, इतिहास के क्रम में क्या हुआ, सबसे पहले कौन सा? पत्थर का प्रयोग करने वाले लोगों की संस्कृति, उसके बाद तांबे और पत्थर का प्रयोग करने वाले लोगों की संस्कृति, उसके बाद फिर कांसे का प्रयोग करने वाले लोगों की संस्कृति, मीन्स हड़प्पा। तो भारत के इतिहास को ऐसे समझना है एक क्रम में, और एक परिवर्तन को समझना है कि परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। तो स्वाभाविक है इसके साथ साथ उसके तकनीक में परिवर्तन आना शुरू हुआ, जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हुआ है, साथ में उनके जीवन चलाने के जो तरीका है, उनका उनका जीवकोपार्जन के तरीके हैं उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया, उनकी समाज में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब रणनीति तो कुछ खास है ही नहीं उनके पास में, उनके जो सांस्कृतिक जीवन है, शिल्पकला है, कलाकारी है, उनकी धार्मिक जो मान्यताएं हैं, उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो इस तरह से मैं समझना है इतिहास को। वो तो चालकोलिथिक युग का मतलब क्या हुआ इसमें? ताम्रपाषाण युग। और लौह युग की बात यहां पर अगर देखें तो यहां पर जब कांसे की बात कह रहा हूं मैं, तो इसके बाद बहुत बाद में, बहुत बाद मतलब उत्तर वैदिक काल में, तो इसके बाद का कालखंड कौन सा आता है? इसमें वैदिक काल आता है, वैदिक काल। इसके बाद कालखंड आता है वैदिक काल का, और वैदिक काल में भी जो पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में जो हमें लोहे के उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं। तो लोहे के उपयोग का बहुत बाद का है, पहले पत्थर का, फिर तांबे और पत्थर का, फिर कांसे का, फिर उसके बाद में लोहे का, और आज भी हम लोहे का प्रयोग कर ही रहे हैं। तो एक प्रकार से पूरी इतिहास का क्रम हमारा शुरुआत इस तरह से होता है और ऐसे आगे बढ़ता है। इनको हमें समझना है। तो यहां पर भी अगर देखेंगे तो पूरा पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, फिर लौह युग, मगर दोनों के बीच में यहां पर क्या है? कांसा वाला है, अच्छे से समझना है। और ये ऐसे कौन है? ये हड़प्पा संस्कृति। और ये लौह युग मतलब कौन सा हो गया? ये वैदिक युग, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल विशेष रूप से। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, राख का टीला। राख का टीला का मतलब क्या है? राख का मतलब क्या हुआ? राख किससे? गोबर से कंडे और खाद बनाए जाते हैं। पहले जब गायक निबंध याद करते थे यही पढ़ते थे, तो उससे क्या है? राख, उसी के राख की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में उस समय पशुपालन बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। अब पशुपालन इंपॉर्टेंट कब है? पशुपालन कब 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 हमने करना शुरू किया था? मध्यपाषाण काल में। तो मध्यपाषाण काल में जो है कोई स्थल था जहां से हमें राख का टीला मिला हुआ है, मतलब राख का ढेर रहा होगा, और हो सकता है उनमें आग वाग लगा हो गया, फिर जैसे भी हो, तो उसमें गोबर कंडे सब सड़ गए और बड़ा से ढेर मिला हुआ है एक जगह से, दक्षिण भारत की एक जगह है। अब उसी की पूछ रहा है वो कहां पर है, किस नवपाषाणिक स्थल से, किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो अब मेहरगढ़, अब मेहरगढ़ जैसे बताया मैंने कि मेहरगढ़ एक्चुअल में जो है, ये मेहरगढ़ एक्चुअल में भारतीय उपमहाद्वीप में, ये पाकिस्तान में इधर बलूचिस्तान वाला एरिया है, मेहरगढ़ वहां पर है। वहीं से जो है हमें सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कृषि के, जौ के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद इसी में थोड़ा पहले और बाकी चीजों को ले लेता हूं मैं, जैसे कि ब्रह्मगिरी। ये ब्रह्मगिरी जो है इस तरफ यहाँ पर जो बिल्कुल यहाँ कर्नाटक में दक्षिण में है, मगर यहाँ से भी राख का टीला नहीं मिला हुआ है। कोल्डी हवा, ये कोल्डी, ये कर्नाटका में है। कोल्डी हवा जो है इधर यूपी में, यहाँ पर कोल्डी हवा जो है इधर वाले क्षेत्र में, यहाँ पर यूपी में। और यहाँ से जो हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर चावल मिले, मतलब खेती बाड़ी वहां पर होता था उस समय की बात कर रहा हूं मैं। ये कुलडी में थोड़ा उधर ऊपर वाले क्षेत्र में है एक्चुअल में, ये थोड़ा सा इनको ऐसा ना करके, इनको यहाँ ऊपर वाले क्षेत्र में कुलडी हवा पश्चिमी यूपी में। उसके बाद बच गया संगन कल्लू। ये संगन कल्लू जो है यहाँ पर इस तरफ जो ये क्षेत्र मान के चले कर्नाटक में है, वो संगन कल्लू है जहां पर जो है राख का टीला मिला हुआ है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि मेहरगढ़ से जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं जो उधर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के एरिया में है। संगन कल्लू से राख का टीला मिला हुआ है हमें। कोल्डी हवा जो यूपी में, पश्चिमी यूपी में है, वहां से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। और वैसे ही कर्नाटका में ब्रह्मगिरी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, नवपाषाणिक स्थल है सभी है। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा? बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न,
भीमबेटका, देखो इसको पहले बताया मैंने, भीमबेटका मध्य पाषाणिक और नवपाषाणिक स्थल है, और वहां पर मानव के बहुत पुराने जो है उसमें शैल चित्र मिलते हैं, गुफाओं के अंदर उसने बहुत सारे चित्रकारी किया हुआ है। अब उसी को पूछ रहा है कि भीमबेटका की खोज निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने किया था, ऐसा कह रहे हैं। भीमबेटका की खोज, देखो एक्चुअली बताऊं मैं, भीमबेटका की खोज जो ऐसा 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 कहा जाए तो एक अकस्मात रूप से हुआ ऐसा कहा जा सकता है उनको, मतलब संयोगवश हो गया ऐसा कह सकते हैं कि वहां जो है ये डॉक्टर विष्णुधर एक वाकणकर कहते थे, ये जो है एक्चुअल में नर्मदा नदी की घाटी में जो है उस क्षेत्र में कुछ अनुसंधान के लिए गया हुआ था, और संयोगवश जो है भीमबेटका की खोज हुआ था। ये 1957 के आसपास में, 1957 के आसपास में, और तब जाकर के और उसके बाद तो समझ में आ गया कि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जो है प्राचीन काल के बहुत मानव के वहां पर निवास स्थल रहे हैं। कई रंगीन चित्रकारी किया गया है, सुअर की चित्र बनाया गया है, उसमें जो है उसमें हाथी पर बैठा हुआ एक इंसान को बनाया हुआ है, किसी को नाचते हुए, किसी को शिकार करते हुए, रंगीन पेंटिंग है ये। तो मध्य पाषाण काल का प्लस आगे उसमें नवपाषाण काल का, लंबे समय तक मानव वहां पर अपना निवास बनाया हुआ रहा है। उनके साक्ष्य मिलते हैं, जिनकी खोज किसने किया था, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी को फिर आगे चलकर भीमबेटका चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक शैलाश्रय है। शैलाश्रय का मतलब होता है, शैलाश्रय, शैलाश्रय का मतलब होता है कि वो गुफा चट्टानों से बना हुआ है, शैल से बना हुआ है, जहां पर मानव पहले अपना आवास बनाया था, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, शैलाश्रय कहते हैं। इनको 2003 में 2003 में यूनेस्को ने, जो यूनेस्को एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है यूएनओ की, उन्होंने जो है इनको विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया भीमबेटका को, क्योंकि बहुत पुराना स्थल है मानव निवास के वहां पर। इसी बेसिस तो उत्तर क्या जाएगा हमारा, सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। अब स्वाभाविक है, मानव जो है पशुपालन करना शुरू कर दिया है, और सबसे पहले उसने कुत्ते को पालना शुरू किया था। अब कुत्ते को पालना हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि कुत्ते जो है शिकार करने में हमारी सहायता कर सकता था, कुत्ते भी बहुत तेज दौड़ते हैं, और साथ में कुत्ते को पालना हमने शुरू इस तरह से किया होगा कि शिकार करके कुछ मांस वांस लेके आए, तो उसमें कुछ मांस बचा हुआ जिनको हम नहीं खाते उस समय, कुत्ते उनको बाहर फेंक दिया, कुत्ते उनको खाना शुरू कर दिए, तो स्वाभाविक उससे दोनों में दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती आज तक बनी हुई है। शिकार करने के लिए उस समय प्रयोग करते थे, मगर आज तक उनको पाल ही रहे लगातार हम। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मानव के इतिहास के साथ साथ कुत्ते का भी इतिहास इस प्रकार से है। तो ये जो हमें मिला हुआ है एक्चुअल में, मानव कंकाल के साथ कुत्ते को कंकाल, मतलब दोनों को एक साथ दफन किया रहा होगा, स्वाभाविक है दोनों को प्रिय रहे होंगे, तो स्वाभाविक उनका मानव का अगर उनकी उनकी मृत्यु हुआ तो साथ में कुत्ते को भी दफन कर दिए। ये साक्ष्य मिलता है हमें इधर बुर्जहोम में। बुर्जहोम ये एक्चुअल में जम्मू कश्मीर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। ये कह सकते हैं मध्य पाषाण काल में पशुपालन तो उसी समय मिलता था, तो उसमें बुर्जहोम में हमें मिलता है साक्ष्य ये। ठीक है, और वैसे ब्रह्मगिरी जैसे बताया मैंने, ये एक्चुअल में कर्नाटका में है, ये बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर में। चिराद, ये चिराद एक्चुअल में बिहार में है, ये चिराद बिहार में। मास्की ये कर्नाटका में है। तो ये ऐसे भी ध्यान रखना है, प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं कि मास्की कहां पर, कर्नाटका में, चिराद कहां पर, बिहार में, बुर्जहोम कहां पर, जम्मू कश्मीर में, ब्रह्मगिरी कहां पर है, तो कर्नाटका में है। ये ध्यान में रखना है। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, बी। और इसे बुर्जहोम में जो है मानव कंकाल के साथ साथ हमें क्या मिले है, कुत्ते की भी कंकाल मिले हैं, ये ध्यान में रखना है। और इसी के साथ में बुर्जहोम में जो है, बुर्जहोम में जो है एक बुर्जहोम में जो है गर्तवास भी मिला हुआ है हमें, मतलब उसमें गर्तवास का मतलब क्या है, जमीन के नीचे अपना घर बनाया हुआ है, ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है, बुर्जहोम से ही है। तो उत्तर आ गया हमारा बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक कालीन स्थल से गर्तवास मिला है। जैसे मैंने जस्ट बताया अभी, गर्तवास का मतलब क्या है भाई, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड होम बना दिए, अंडरग्राउंड घर बना दिए, ऐसा कह रहे हैं ये। अभी करीब मानो उस समय अंडरग्राउंड घर बना रहे हैं, किस समय, पाषाण काल की बात कर रहा हूं मैं। प्रागैतिहासिक काल मतलब कौन सा, पाषाण काल, उस समय। आज भी हम अंडरग्राउंड बनाते ही है, जानते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि कहां पर, अब जैसे कि ये बताया मैंने कोल्डी हवा, तो कोल्डी हवा से क्या मिला हुआ है, चावल के साक्ष्य मिले हैं, कृषि करना शुरू कर दिया है मानव, नवपाषाणिक स्थल है ये। ठीक है, वैसे इसमें संगन कुल्लू, ये कर्नाटक में बताया मैंने, यहाँ पर राख का ढेर मिला हुआ है।
राख का टीला कहते हैं जिनको, यहाँ से। तो या तो स्थल नहीं है। ब्रह्मगिरी ये कर्नाटकम, जैसे बताया मैंने, ब्रह्मगिरी कर्नाटक उत्तर आंध्र प्रदेश से बिल्कुल बॉर्डर एरिया में है ये। और वैसे बुर्जहोम, तो ये बताया मैंने कि ये जो जो गर्ता आवास, तो गर्ता आवास के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? इस तरह बुर्जहोम में, जम्मू कश्मीर में। ये ध्यान में रखना है। तो कुलडी हमें चावल के साक्ष्य मिला है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बुर्जहोम कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और वहीं पर जो है मानव और कुत्ते के एक साथ कंकाल मिलते हैं, प्लस वहीं पर वो गर्तवास भी मिलता है, ये ध्यान में रखना है। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा इसमें? बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थल ताम्रयुगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? अब देखो हम जो है ताम्रयुग में चले गए हैं। ताम्रयुग के मतलब क्या हुआ? जिस समय मानव जो है पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब उनके जो औजार बनेंगे उसमें वो तांबे का प्रयोग करते हैं। यहां तक कि अपने जो घरेलू उपयोग की जो वस्तुएं हैं, थाली बनाएंगे, कटोरा बनाएंगे, गिलास बनाएंगे, या कुछ आभूषण बना लेंगे, तो ये एक्चुअल में क्या है? तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, मगर पत्थर का प्रयोग करना छोड़ा नहीं है। पत्थर का प्रयोग तो हम अभी भी करते हैं, जानते ही है। तो मानव कह सकते हैं कि पत्थर के साथ साथ अब उसमें तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब उनके हथियार जो है अब पहले से अधिक अच्छे बनने शुरू हो गए। अब स्वाभाविक है, अगर तांबे के अगर मान लो कुल्हाड़ी बना दिया, तो अब लकड़ी को आसानी से जंगल में, अब जंगल को आसानी से साफ किया जा सकता है। उसमें चाहे कृषि करने के लिए हो, चाहे वहां निवास करने के लिए हो। तो ये एक्चुअली मानव के विकास का एक बिल्कुल क्रम है, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा स्थल ताम्रयुगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है। देखो भारत में कई स्थल है, कई स्थल है, ठीक है। जैसे कि इसमें कहा जाए तो कुछ स्थल में मध्य प्रदेश, ये जो राजस्थान वाला एरिया है वहां पर, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ स्थल महाराष्ट्र में, और केवल यही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी। यहाँ तक छत्तीसगढ़ में इस तरफ जो मल्हार का जो क्षेत्र है, मल्हार कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण जो है ताम्र प्रसारित स्थल रहे हैं, ऐसा मानते हैं मल्हार भी। साथ में इस तरफ बालोद भी कई ऐसे स्थल मानते हैं जो ताम्र प्रसारित स्थल रहे, ऐसे कहते हैं ये। अब वो भारत में, अब जैसे कि इसमें क्या है, मालवा। तो मालवा मतलब क्या है? मालवा का जो पठार है एमपी में, वहां पर मालवा जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है एक स्थल हुआ करता था। मालवा, सावलदा, ठीक, ये सब क्या है? ताम्र प्रसारित संस्कृति है। वैसी कायथा, एक कायथा है, कायथा इधर महाराष्ट्र वाले एरिया में, ये कायथा है यहीं पर राजस्थान में, माफ कीजिए राजस्थान में एरिया में कायथा राजस्थान में है, बनास है, आहाड़ है। तो ये सब जितनी भी है क्या है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। वैसी क्या है? बनास, ये भी ताम्रपाषाणिक स्थल है। वैसे ही इधर महाराष्ट्र में जो जोरवे हुआ करता था, ये बहुत महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है ये। तो ये इसमें जितने भी स्थल दे रखे हैं, मालवा, कायथा, बनास, यहां तक एमपी में एरन, सावलदा, जोरवे, दिलूद, ये सब जितने बताया मैंने, ये सब के सब क्या है? वो ताम्रयुगीन संस्कृति है, उसके स्थल है। मतलब प्रश्न अगर मान लो ऐसे भी अगर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपाषाणी संस्कृति स्थल है या फिर नहीं है, तो कम से कम इतनी बातें ध्यान में रखना है कि एक तो मालवा है, कायथा है, बनास है, वैसी आहार संस्कृति कहते हैं, बनास संस्कृति कहते हैं, दिलुद संस्कृति कहते हैं। ये सब अलग अलग स्थल है। ये एरन है, कायथा है, जोरवे है, सावलदा है, ये सब के सब जो है वो ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो अगर प्रश्न यहां से कभी पूछेंगे तो थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनेंगे आप, तो आपके दिमाग में रहेगा। और एग्जाम में बहुत फैक्चुअली इसी पूछेंगे, वो बहुत अंदर गहराई से नहीं पूछेंगे, बहुत समान इसी तरह से प्रश्न पूछते हैं, और पीएससी में इस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न, उत्तर कौन सा आ जाएगा हमारा? डी, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, सभी के सभी इसमें क्या है? ताम्रपाषाणिक स्थल है। अब उसके बाद पूछ रहे हैं अगला प्रश्न, जोरवे निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित स्थल रहे हैं? अब जैसे बताया जोरवे, कि जोरवे संस्कृति एक्चुअल में, कि जोरवे संस्कृति हुआ करता था। ये जो इस तरफ जो है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है संस्कृति जिनको कहते हैं जोरवे संस्कृति। अब जोरवे संस्कृति का मतलब ये है कि वो तांबे और पत्थर के प्रयोग करने वाले लोगों की संस्कृति हुआ करता था। जोरवे संस्कृति में जोरवे एक महत्वपूर्ण स्थल है। उसके अलावा उसमें और भी कई बस्तियां हुआ करती थी, तो तांबे और पत्थर का प्रयोग करते थे। और मगर उसमें मुख्य बस्ती कौन था? जोरवे था। इनके बेसिस पर इनको जोरवे संस्कृति कहते हैं। तो ये जो है एक्चुअल में कहां पर? महाराष्ट्र में। और ये एक्चुअल में किस प्रकार से? जिस समय तांबे और पत्थर के प्रयोग कर रहे हैं उस समय की संस्कृति है। इसका मतलब कौन सी संस्कृति? ताम्रयुगीन संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति। उत्तर कौन सा आएगा हमारा? सी। और कांस्य युगीन का मतलब क्या है? ये तो हड़प्पा की बात कर रहे हैं, तो जोरवे हड़प्पाई स्थल नहीं था, इनमें वो ताम्रपाषाणिक स्थल हुआ करता था। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा? सी।
अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता। अब देखो यहां से हम जो है, सबसे पहले बता दूं मैं क्रम में, एक तो हमने पाषाण काल वाला क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन लिया, पाषाण काल से क्वेश्चन लिया मैंने, पाषाण काल से क्वेश्चन लिया। उसके बाद फिर इसी क्रम में हमने ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण वहां के प्रश्न भी कवर किए। ये इतिहास का क्रम ऐसी क्रम चल रहा है बिल्कुल सही में। और इसके बाद फिर इसी क्रम में कौन सा आएगा इसमें, हड़प्पा, हड़प्पा काल। अब इसके बाद के जो कालखंड में, अब इसी के समानांतर थोड़ा सा बीच में यहां पर जो है इस तरफ जो महापाषाण वाला काल, महापाषाण काल, तो ये भी एक्चुअली में क्या है, इनके समानांतर चला है। और उसके बाद आगे चल करके, इसके बाद में आगे चल करके जिसमें आएगा वैदिक काल, इसके बाद आगे चल करके जो आएगा वैदिक काल। तो एक्चुअली भारत का जो इतिहास है, उनकी जो क्रोनोलॉजी है वो इस तरह से आगे बढ़ी है। और इसी को अगर मान लो हम ऐसे बांट देंगे कि ये जैसे कि हो गया, ये प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, इनको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिनके हमें कोई लिपि वगैरह प्राप्त नहीं हुआ है। और हड़प्पा काल, इनको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि हमें यहां से लिपि प्राप्त हुई है हड़प्पा की, मगर आज तक उस हड़प्पाई लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। अब उसका तो वैदिक काल, तो वैदिक काल का मतलब ये है कि एक्चुअल में अगर देखा तो यहाँ से उत्तर वैदिक कालखंड में, उसमें फिर आगे चल करके उसके वेदों को संकलित किया गया, मतलब उनको लिखा गया और उनको पढ़ भी सका, जानते हैं ऑलरेडी। तो वहां से फिर क्या हो गया, ये पूरा जो कालखंड यहां फिर आगे कहलाया ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जिनकी लिपि प्राप्त भी हुई है और उनको हम पढ़ भी पाए हैं इस तरह से। तो भारत के इतिहास को इस तरह से शुरुआती दौर पे हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं, इस तरह से। ये तो हो गया बेसिक इसमें। अब उसके बाद यहां से हम कहां पहुंच चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता में पहुंच चुके हैं। अब यहीं से संबंधित प्रश्न हमारे पास में है, जैसे सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। जैसे बताया भी मैंने, ये किस युग से है, देखो प्रागैतिहासिक काल मतलब कौन सा वाला है, ये तो पाषाण वाला है, ये उसकी बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है। जबकि ये कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं इनको, बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, जिनके हमें लिपि प्राप्त हुआ है मगर उस लिपि को आज तक हम प्राप्त पढ़ नहीं पाए हैं, तो उस कालखंड को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, जिसकी लिपि मिला है मगर उनको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये हो गया बी। और ऐतिहासिक युग का मतलब कौन सा है, जिनकी लिपि प्राप्त भी हुआ है और जिनको हम पढ़ भी पाए हैं, तो उस कालखंड को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। और जिसकी ना तो लिपि प्राप्त हुई है, और जब लिपि प्राप्त हुआ ही नहीं है तो पढ़ने की तो बात ही नहीं है, उससे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक युग। और उत्तर ऐतिहासिक की तो बात ही नहीं है, उनको छोड़ ही देते हैं। उत्तर कौन सा आएगा, बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। देखो थोड़ा सा और पहले बता दूं मैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब ये है कि ये एक्चुअल में इस प्रकार की बात कर रहा है। ये जो है भारत के जो है इस तरफ यहाँ पर जो मांडा है, मांडा जम्मू कश्मीर में, या पूर्वी स्तर में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर इधर यूपी में मेरठ के पास में, दक्षिण में यहाँ पर जो है दाइमाबाद महाराष्ट्र में, दाइमाबाद। और यहाँ पश्चिम में जो है सुतका गंडोर, सुतका गंडोर जिनको कहते हैं। ये 4 स्थल है और इसका पूरा जो क्षेत्रफल लगभग 12,99,000 इतना लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। ये बड़े जो है हड़प्पाई स्थल थे ऐसे, बहुत बड़े हड़प्पाई, मतलब हड़प्पा सभ्यता के स्थल यही मुख्य रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर जो मुख्य नदी है उसमें सिंधु मुख्य नदी है एक प्रकार से, और साथ में उनके जो सहायक जो और नदियां हैं, उन्हीं क्षेत्र में इस हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था। इसीलिए इनको कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब इसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। अब देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो बात कर रहा हूं मैं, ये एक्चुअल में समझ लो हमारे पास में रफली ये जो है 2300 बीसी से, मतलब 2300 ईसा पूर्व से लेकर के ये 1750 के आसपास तक बना रहा, ऐसा कहते हैं। हालांकि ये जो है ऐसा कोई तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल यही परफेक्ट ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर एक मोटी माटा समझ लेना है हमें कि लगभग 2300 ईसा पूर्व के आसपास से 1750 के आसपास तक ये हड़प्पा के जितने बड़े नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सब बड़े नगर के रूप में उस समय बने हुए थे, लगभग 2300 बीसी के आसपास से 1750 के आसपास तक। उसके पहले जो है वही बताया मैंने,
कुछ में नवपाषाणिक संस्कृति के लोग थे, कुछ उसमें ताम्रपाषाणिक संस्कृति के जो लोग थे, और उन्हीं लोगों के द्वारा एक्चुअल में हड़प्पा संस्कृति का विकास किया गया। बड़े बड़े नगर उसी के द्वारा बनाए गए थे और आगे चलकर उसमें वहां कहलाया हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता। अब उसी से संबंधित प्रश्न है। अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सही नहीं है? 2 बार हो गया है, मतलब गलत क्या है ये पूछ रहा है। अब ये देखो, पहले स्टेटमेंट क्या है, वहां नगरी सभ्यता था, बिल्कुल सही बात कह रहा है। हड़प्पा नगर रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, चहुदड़ो सिंधु नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे, कालीबंगा उस तरफ जो है, जो घघरा हाकरा नदी के किनारे, ठीक है, देसलपुर, ये जितनी भी बात कर रहा हूं मैं, ये सब क्या है, बड़े नगर है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता ये एक नगरी सभ्यता हुआ करता था, ये बिल्कुल सही है। जबकि इसके बाद के कालखंड में देखो तो वैदिक संस्कृति जो है, वैदिक सभ्यता जिनको कहा जाए, तो वो जो है ग्रामीण सभ्यता हुआ करता था। मतलब वो गांव ही था बस, वो शहर नहीं बन पाए थे। जो वैदिक संस्कृति के लोग जो है उसने नगर नहीं बनाया कोई, उससे मतलब ग्रामीण बस्ती ही हुआ करते थे। बल्कि उसके पहले की जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक नगरी सभ्यता था। और ये कोई विदेश से आकर इनको बसा दिया ऐसा नहीं है, ये देसी सभ्यता भी था, इसी भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों ने बनाया था। इसीलिए इनको बोलते हैं, इसलिए इनको देसी सभ्यता भी कहते हैं, देसी संस्कृति भी कहते हैं इनको। इसीलिए कोई दूसरे देश से आकर यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कर दिया ऐसा नहीं है, कि भारत के लोगों ने ही किया था। और तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल सही है ए। बी स्टेटमेंट, वहां कांस्ययुगीन सभ्यता थी, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कांसे का प्रयोग करते थे, तांबे और टीन को मिला करके एक मिश्र धातु तैयार करता था कांसा, और उसका वहां अपने उपयोग की वस्तुएं बनाने के लिए, कुछ औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, कृषि के उपकरण बनाने के लिए वो तांबे और टीन से बना हुआ एक मिश्र धातु कांसे का प्रयोग करते थे। इसीलिए इस संस्कृति को या इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, उसकी अपनी लिपि थी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदू सभ्यता के लोग जो है पढ़ना लिखना बहुत अच्छे से जानते रहे होंगे, तभी उनकी लिपि मिली हुई है। उनकी लिपि हमें मुहरों में लिखे हुए मिलते हैं। उनके मुहरे जो है ऐसे गोल इस प्रकार से समझ लो कि कुछ पत्थर का टुकड़ा, सलीखेड़ी या फिर पत्थर का टुकड़ा, सलीखेड़ी बेसिकली मिट्टी का कठोर टुकड़ा था, उसमें ऐसा गोल बना दिया, कुछ बेलनाकार बना दिया, ठीक इस तरह से कुछ में आयताकार बना दिया, और इसमें जो है कुछ चित्र, यहाँ पर कुछ आड़ा तेरा लिख दिया गया, और यहाँ पर कुछ या तो बैल बना दिया, ठीक है, या तो बैल बना दिया ऐसे। हालांकि बैल मुझे बनाने नहीं आ रहा है, मगर फिर भी समझ लेना है कि मैंने चलो एक बैल बना दिया है, ऐसा करके ये समझने के लिए बस समझ लेना है कि बैल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा मान लो कि चलो बैल बना हुआ है, अब इसके चित्र उत्कीर्ण कर दिए और यहाँ पर थोड़ा सा और उनको सजाने के लिए कुछ कर दिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, मोहरे। इनको बोलते हैं मुहर, मोहरे। इसमें तो मोहरे एक प्रकार से क्या था, व्यापार की वस्तुएं हुआ करती थी, उनके माध्यम से व्यापार करते थे ये, इस तरह का। तो उसी के है, तो इसी में इस प्रकार से लिपि मिली हुई है, ऐसे कुछ चित्र बना दिए, और वो हर एक चित्र जो है एक भाव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उनको भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। ये तो उत्तर कौन सा आ गया, ऊपर के तीनों सही है, तो उत्तर कौन सा आ गया, डी। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है, सही नहीं है ऐसा एक भी नहीं है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है? देखो, जैसे बताया मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता पहले का है और वैदिक संस्कृति बाद का है। कालक्रम में इनको अगर देखेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, जिनको शॉर्ट में ले रहा हूं मैं, सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता के बाद मतलब ये सिंधु सभ्यता मतलब लगभग कह रहा हूं मैं 2300 ईसा पूर्व से लेकर के ये जो है 1750 तक मान के चलिए, ईसा पूर्व तक, ये रफली है, ये कोई बस मोटी माटी बस एक रफली डेटा है, बस समझ लीजिए। और इसके बाद जो वैदिक कालखंड आया, वैदिक काल जिनको हम कहते हैं, जिसमें वैदिक संस्कृति है, वो एक्चुअल में मानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, ये जो पूरा कालखंड है इनको बोलते हैं वैदिक काल। हालांकि इस वैदिक काल को फिर से 2 भागों में बांट देते हैं, एक पूर्व वैदिक और एक जो है उत्तर वैदिक। तो पूर्व वैदिक का मतलब इसमें 1500 BC से लेकर के जो है
1000 बीसी तक, और उसके बाद फिर जो है उत्तर वैदिक का मतलब 1000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी मतलब ईसा पूर्व, बीसी मतलब ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर के जो है 600 बीसी तक, 600 बीसी तक। तो ये एक्चुअल में से क्रम को समझना है हमें। तो सिंधु सभ्यता के बाद में कौन सा आया? वैदिक काल। और सिंधु वाला जानते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है, ये कांसे का प्रयोग करते हैं, ये नगर वाला है, ठीक, ये पहले का है। जबकि वैदिक वाला क्या है, ये जो है ग्रामीण वाला है, ग्रामीण बस्ती है यहाँ पर। ये कांसे का प्रयोग तो ठीक करते ही है, मगर साथ में आगे चल करके इन्होंने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया है। ये लौह युगीन संस्कृति है, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। ये वैदिक लोग जो है रथ का प्रयोग करते हैं बड़ी मात्रा में, घुड़सवारी करते हैं बड़ी मात्रा में, कुंडल और जो है कवच पहनते हैं बड़ी मात्रा में, मगर सिंधु सभ्यता के लोग ऐसा वाले नहीं है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंसेस है ये। तो प्रश्न ऐसे भी पूछते हैं इनमें। अब यहां पर मैंने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रखा है। अब जैसे इसमें प्रश्न क्या है हमारे पास में, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वैदिक संस्कृति से कैसे भिन्न है, अंतर बताना है दोनों में हमें ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में बताना है हमें। इसके पास मतलब किनके पास? इस सिंधु घाटी संस्कृति के पास, इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बड़े बड़े नगर है, सड़कें 10 मीटर चौड़ी सड़कें मिले हुए मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो बड़ा नगर उनमें से। और ऐसी भारत में जो है उधर हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल जो है राखीगढ़ी, ये हरियाणा में मिला हुआ है हमें। वैसे दूसरा भारत में सबसे बड़ी जो है हड़प्पाई स्थल वो मिला है हमें इस तरफ धौलावीरा जो गुजरात में है। तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल जो है राखीगढ़ी है इधर हरियाणा में। और वैसे दूसरा सबसे बड़ा जो स्थल है हड़प्पाई स्थल भारत में, वो धौलावीरा है जो गुजरात में मिला हुआ है। हमें ऐसे ध्यान में रखना है। इसके अलावा लोथल है, कालीबंगा है, रंगपुर है, देसलपुर है, आलमगीरपुर है, चौधरो पाकिस्तान में, मेहरगढ़ है, आमरी है, कोटदीजी है, ये सब हड़प्पाई स्थल है, सब हड़प्पाई नगर है एक्चुअल में ये। अब उसी के बारे में कह रहे हैं। तो स्वाभाविक उस नगर में क्या है भाई, सड़कें हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, सड़कों किनारे बड़ी नालियां बनी है, बड़ी नालियां जो है छोटी नालियों में जाता है और वहां पर सीधे घर पहुंचता है। घर से गंदे पानी जो है नीचे, और वहां पर ऐसे बड़े बड़े होल बने हैं नदियों की साफ करने के लिए। प्रत्येक घर में जो है उसमें कुआं होता है सामान्यतः, ऐसा बनाया गया है। भवन जो है 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला तक भवन बने हुए हैं। ग्रिड पद्धति, उनके भवन जो है ग्रिड मतलब जैसे कि उसमें शतरंज खेलने के जो आयताकार जो उनका जो खेल का जो विस्तार होता है, वैसा उनके भवन निर्माण के तरीके हैं। तो एक प्रकार से क्या है, बिल्कुल विकसित नगरीय या विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं हुआ करता था। मोहनजोदड़ो में बड़ा सा एक स्नानागार मिला है, मतलब तालाब मिला है मोहनजोदड़ो से। तो ए बिल्कुल सही है। उसके बाद बी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि। चित्रलिपि मतलब क्या है, पिक्टोग्राफी, जिनको बताया मैंने कि भाव चित्रात्मक लिपि, जैसे कि कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे कुछ उसमें चित्र बना दिए। हालांकि मैं जैसा बना रहा हूं वैसा नहीं बना है, मगर हाँ ये हर एक चित्र जो है एक भाव को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हड़प्पा की जो लिपि को बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं ये। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला स्टेटमेंट, ये दूसरे का भी बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट सी ऑप्शन, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान था। अब देखो लोहे के प्रयोग की बात कह रहा है भाई, हड़प्पा लोग तो लोहे के प्रयोग तो नहीं करते थे, वो तो बहुत बाद में शुरू हुआ है ना। एक्चुअल में इस समय तो लोग क्या करते हैं, तांबे का प्रयोग करते हैं, टीन का प्रयोग करते हैं, कांसे का प्रयोग करते हैं। हाँ, चांदी के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पाई स्थल में, चांदी के प्रयोग करते थे सबसे पहले। ये फिर यूं कहा जाए कि मानव जो है सबसे पहले चांदी के प्रयोग हड़प्पा काल में शुरू किया था। इसके पहले चांदी के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो किस प्रकार से अंतर के बेसिस पर है, तो तीनों अंतर है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। उत्तर कौन सा आ गया, डी। अगला प्रश्न, और ये जो है देखो, ये प्रश्न वही बताया मैंने, वही प्रश्न है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से कहां किसमें मिलते हैं? तो किसमें का मतलब पूछ रहा है, देखो ये तो सब बात के हैं। हड़प्पा सब संस्कृति में जो है सबसे पहले चांदी के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। इसके पहले जो है जो ताम्रप्रसारी संस्कृति था, हमें यहां से कोई
चांदी के प्रयोग के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वैदिक संस्कृति तो ये बात का है। चांदी के आहत सिक्के ये तो बहुत बात के हैं, ये तो 600 बीसी के आसपास बना हुआ है। और आहत सिक्के का मतलब क्या होता है, जिनको हम टप्पांकित सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं, जिनमें थप्पा लगाकर तीन के जो है चांदी का थोड़ा थोड़ा सा धातु टुकड़ा ले लिए, उस पर थप्पा लगा देते थे, उसको बोलते हैं आहत सिक्के। मगर ये बहुत बात के हैं, 600 बीसी का है ये। ठीक है, वैदिक संस्कृति ये तो बहुत बात का है। तो उत्तर कौन सा आएगा हमारा इसमें? ए, हड़प्पा संस्कृति में चांदी का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले, देखो हड़प्पाई लिपि की बात पूछ रहा है ये, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? देखो भारत में जो है, जो हड़प्पाई स्थल, ये तो जानते हैं ऐसे उत्तर त्रिभुजाकार आकार में उनका विस्तार है। और यहीं पर ये धौलावीरा, गुजरात में जो धौलावीरा कच्छ के रण में, वहां पर जो है कह सकते हैं कि बहुत बड़ा शहर कह सकते हैं हड़प्पा का, दूसरा बड़ा बड़ा शहर, दूसरा बड़ा नगर कह सकते हैं हड़प्पा का, वो प्राप्त हुआ है। वहां पर जो है तो क्या है, उस धौलावीरा को जो है चारों तरफ से पत्थर से घेरा गया है, इसलिए शैलकृत दुर्ग दुर्ग कहते हैं धौलावीरा को। चारों तरफ पत्थर से घेरा गया है, दुर्ग बना दिया गया है उनको किले के रूप में। इनके साथ साथ धौलावीरा में जो है वहां पर 3 आर्टिफिशियल तरीके से तालाब बनाए, कृत्रिम तालाब बनाए 3। ये धौलावीरा की बात कर रहा हूं, इसीलिए उनको कभी कभी सफेद कुआं भी कहते हैं धौलावीरा को। और यही जो है एक्चुअल में, यहीं पर जो है जो धौलावीरा से उसमें उनके प्रवेश द्वार मिला है, कि प्रवेश द्वार जैसे ग्राम पंचायत जब प्रवेश करते हैं तो उसमें पंचायत आपका स्वागत करती है ऐसा लिखा होता है, तो इसमें कुछ लिखा होता है। तो वैसे जो है धौलावीरा से जो है एक प्रवेश द्वार मिला और उसमें 10 अक्षरों में ऐसा लिखा हुआ है, कि उसी की बात कर रहा है कि किस स्थान से हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षर के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो स्थान कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? वो धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ पर है? ये गुजरात में। चौहदरो तो पाकिस्तान में है, मोहनजो सिंधु नदी के किनारे। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्घर हाकरा नदी के किनारे। तो ये तो अलग अलग साक्ष्य है ये, मगर धौलावीरा से में ऐसा साक्ष्य मिला हुआ है। उत्तर कौन सा आ गया? डी। उसका अगला प्रश्न, और ये हमारा लास्ट प्रश्न इस सेशन का, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से पक्की मिट्टी की बनी फल की प्रतिकृति प्राप्त हुई? देखो हड़प्पाई स्थल से पक्की की मिट्टी की बनी फल, तो पक्की मिट्टी की बनी जो कोई भी सामान होता है उसे बोलते हैं टेराकोटा। बचपन में जो है हम उसमें मिट्टी के कुछ खिलौने बना लिए और उनको आग में तपाकर उनको मजबूत बना दिए, उनको पका दिए, तो क्या बन गया? टेराकोटा कहते हैं। तो वैसी सेम कह रहे कि टेराकोटा का बना हुआ एक हल, हल का मतलब क्या है भाई? ऐसे नागर बन गया, थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया, मगर इसको ऐसा बना देता हूं। अगर मान लो मैं इनको ऐसा बना दिया और इसको मैंने ऐसा बना दिया इस प्रकार से, तो ये थोड़ा सा क्या बन गया? हल बन गया। और यहाँ पर उनको जुताई करने के लिए तो इधर ऐसा बना दिए, तो क्या बन गया? ये हल। इस तरह से ये, तो ये एक्चुअल में ऐसा एक टेराकोटा मिला हुआ है, ये कह रहे हैं। तो कहाँ से मिला उसी की बात पूछ रहा है ये। अब कहाँ से मिला है? तो ये एक्चुअल में जो है, अब देखो कालीबंगा तो राजस्थान में है, वहां जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, मगर ऐसा हल बना हुआ टेराकोटा नहीं मिला हुआ है कालीबंगा से। ठीक है, तो ये तो नहीं आने वाला है। ये राजस्थान में घग्घर हकरा नदी किनारे। लोथल बहुत महत्वपूर्ण जगह है, बंदरगाह नगर था उस टाइम पे, वहां से जो है हमें वो मनके बनाने की फैक्ट्री मिला हुआ है, अग्निकुंड मिला हुआ है, मगर यहाँ भी जो है वो स्थल नहीं है जहां से हमें ये पकी हुई मिट्टी के ऐसे हल मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, वहां से विशाल स्नानागार मिला हुआ है, एक एक जो है पुरोहित की मूर्ति मिला है वहां पर से, और बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मगर ये भी जो है वहां स्थल नहीं है जहां से हमें मिट्टी के बनी हुई हल मिला हो। ये बनावली है, बनावली एक्चुअल में हरियाणा में, हरियाणा में ये महत्वपूर्ण स्थल था, जहां से हमें जो है, जहां से हमें जो है ये टेराकोटा का बना हुआ एक हल मिला हुआ है। तो इस प्रकार से उत्तर क्या आ जाएगा इसका? डी। तो ये एक्चुअल में हो गया हमारा भारत के इतिहास का ये पहला सेशन।
तो संभावित प्रश्न के रूप में। और अभी जो है इसको मैं बहुत पहली स्टेप में, मतलब शुरुआती दौर पे बहुत जो सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन, मैं उनको कवर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद में जो है इसमें, हालांकि इसमें और भी क्वेश्चन है, अभी कुछ इसमें हड़प्पाई स्थल और भी है, हड़प्पाई से संबंधित प्रश्न और भी है, तो ये हड़प्पाई के कुछ प्रश्न और आगे इसमें जो है वैदिक के, उनको जो है अगले सेशन में कवर करेंगे। अब इसमें जैसे बताया मैंने जो है कि इसमें जैसे बताया मैंने कि भारत के इतिहास को बिल्कुल क्रम में लेकर चल रहा हूं मैं, और पहले स्टेप में जो सिंपल क्वेश्चन, वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनको कवर करना है, उनके बाद इसी में फिर जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है उनको कवर करना है, कि थोड़ा समय पहले बेसिक एक बार दो चार लेक्चर में क्लियर हो जाए, क्रोनोलॉजी समझ में आ जाए कि हाँ भारत के इतिहास की क्रम किस तरह का है, तो उसमें फिर बाकी और जो फैक्चुअल चीजें हैं उन कॉन्सेप्चुअली उनको लेते चले जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहले लेक्चर, और इसके बाद फिर आगे कवर करेंगे इसमें सेकंड लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।